स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन और या इसमें क्या पढ़ रहे हैं, पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। पायरुविक अम्ल का भविष्य हमने पढ़ लिया था। देखिए अब क्या होता है इसमें वायवीय ऑक्सीकरण में। देखो सबसे पहले क्या चलती है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और ग्लाइकोलाइसिस में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है या पायरुविक अम्ल बनता है, ठीक है। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं या ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और ये जो मैकेनिज्म है ये कहाँ चलती है, ये साइटोप्लाज्म में चलती है, या साइटोप्लाज्म कहो या कोशिका द्रव्य कहो, ठीक है। ये हो गया जी प्रथम चरण, इसको मैं फर्स्ट स्टेप लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो दूसरा चरण चलेगा, यहाँ से कौन सा स्टेप चलेगा, सेकंड स्टेप, दूसरा चरण। और ये कहाँ चलेगा, ये पायरुविक अम्ल जो है वो आगे कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में या माइटोकॉन्ड्रिया अधात्री में, ठीक है। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में जाएगा। समझ पा रहे हो आप। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री में ये CO2 से क्रिया करता है। कौन करता है, पायरुविक अम्ल। किससे क्रिया करता है, CO2 से क्रिया कर क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंचता है पायरुविक अम्ल और यहाँ पर एक कार्बन परमाणु, किससे, कार्बन परमाणु से क्या हो, क्रिया करता है, क्रिया कर क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। और ये पायरुविक अम्ल कार्बन परमाणु से क्रिया जब करता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, ठीक है। अब दोबारा समझ लीजिए, देखो ग्लाइकोलाइसिस है और ग्लाइकोलाइसिस से जब यहाँ से ग्लूकोज से स्टार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस और अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल बनाता है। और ये सारा का सारा स्टेप क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहो या ईएमपी पाथवे कहो, ये सारा का सारा स्टेप सिस्टम कहाँ चलता है, कोशिका द्रव्य में। अब यहाँ कोशिका द्रव्य में बाहर निकलकर या अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल जो बना है वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहाँ दूसरा चरण या दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक अम्ल CO2 से क्रिया करता है या कार्बन परमाणु से क्रिया करता है और क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और इस ऑक्सीकृत क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब ये जो ऑक्सीकृत हुआ है पायरुविक अम्ल, अब इसका क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल ऑक्सीकृत हुआ है इसका पायरुविक
पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। वहाँ पर क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीकृत हुआ था, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। और ऑक्सीकरण के बाद में ये पायरुविक अम्ल क्या होता है, कोएंजाइम से, ठीक है, कोएंजाइम ए से जुड़कर, किससे, कोएंजाइम ए से जुड़कर क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या करता है, निर्माण करता है। अब ये यहाँ से जब ऑक्सीकरण से कोएंजाइम ए जुड़ता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, तो यहाँ पर 5, ठीक है, सहकारक या कोफैक्टर भी कहते हैं, सहकारक, कोफैक्टर कार्य करते हैं। अब ये कोफैक्टर कौन कौन से है, कोएंजाइम ए, ये कौन कौन से हैं, कोएंजाइम ए, ठीक है, NAD+ मैग्नीशियम, ठीक है, और La। अब ये La क्या है, ये La है लिपोइक अम्ल। क्या है, लिपोइक अम्ल, क्या चीज़ है, लिपोइक अम्ल। और कौन कौन कार्य करता है, थायमीन, क्या करता है, थायमीन 1 2 3 4 और 5, ये सारे के सारे मिलकर, थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन, इसको मैं इससे लिख देता हूँ, थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये देखो, जब ये क्रिया होती है, पायरुविक अम्ल से ऑक्सीकरण हो जाता है और इसमें CO कोफैक्टर जुड़ता है, और कोफैक्टर जुड़ने से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। और इस एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण में ये 5 सहकारक या कोफैक्टर कार्य करते हैं। कौन कौन से, कोफैक्टर ए, NAD+, मैग्नीशियम आयन और लिपोइक एसिड और थायमीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट कार्य करता है। ये जो क्रिया है, जो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये क्या कार्य करता है, कार्य या फंक्शन क्या कार्य करता है, ये EMP यानी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इसको EMP कहो या ग्लाइकोलाइसिस कहो, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल, किसको, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल को
जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? एसिटाइल को एंजाइम ए। किसको जोड़ने का? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन या योजक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल के मध्य योजक कड़ी कौन होता है? तो एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए होता है। ठीक है, या इसको प्रवेश अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? प्रवेश अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इतना आपने अब देखिए, इस पूरी अभिक्रिया में जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, इसके कितने अणु लगते हैं? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने अणु लगते हैं? 2 अणु लगते हैं। ठीक है, और 2 अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इन 2 अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और क्या होता है? और 2 अणु क्या बनते हैं? एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए के बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। ठीक है, और 2 अणु किसके बनते हैं? NADH2 के। किसके बनते हैं? 2 अणु किसके बनते हैं? NADH2 के। ठीक है, और इन NADH2 के 2 अणु, यानी टोटल हमारे को कितने ATP का लाभ हो जाता है? 6 ATP का शुद्ध लाभ होता है, या 2 ऐसे कहो कि 6 ATP का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है।